अम, तो अब हम शुरुआत करते हैं नेपोलियन की दशा से। हाँ जी। नेपोलियन के हाथ में सत्ता आने से पहले वहाँ 16वें लुई 16 तथा उसके बोरबोर वंश का राज्य था। उसमें भी वासना और विलासिता काफ़ी बढ़ चुकी थी। राजा के प्रमुख सरदारों और सामंतों में भी कामरूपी भेड़िया अच्छी तरह घुस चुका था। आखिर सन 1779 में वहाँ राज्य क्रांति हुई और लोगों ने विलासी राजा, रानी और प्रमुख सहायकों को मार डाला। इधर नेपोलियन के हाथ में राज्य की बागडोर आ रही थी। वह एक के बाद दूसरी विजय प्राप्त करता जा रहा था। जब नेपोलियन 26 वर्ष का था तो वह एक 36 वर्षीय सुंदरी जिसका नाम जोसेफिन था और जो चरित्रहीन एवं निर्दयी थी के रूप लावण्य में गिरफ्तार हो चुका था। उससे उसने विवाह भी कर लिया। सन 1804 में जब उसका राज्याभिषेक हुआ तो उसने जोसेफिन के सर पर राजमुकुट भी पहनाया। उसके कुछ समय बाद नेपोलियन ने उसे तलाक देकर मेरी लूसी नामक युवती से विवाह किया। फिर भी वह जोसेफिन के आकर्षण पाश से मुक्त नहीं हो सका। उसकी वासना की आग बढ़ती ही गई थी। इतिहास कहता है कि अंत में वाटरलू के युद्ध में जाने से पहले साय को नेपोलियन स्वयं को पतित बना चुका था। उसका मन उन मलिन विचारों के कारण युद्ध की योजना तथा निर्देशन कार्य में सही रीति से नहीं जुट सका। इसका परिणाम यह हुआ कि नेपोलियन के भाग्य का तारा टूट गया। वह बुरी तरह परास्त हुआ और संसार के इतने महान सेनापति का दयनीय अंत हुआ। इस हार के जहाँ सैन्य तथा अन्य कारण थे, वहाँ काम वासना भी एक कारण था, क्योंकि इससे उसकी मानसिक एकाग्रता में और शारीरिक क्षमता इत्यादि पर बुरा प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हिटलर का हाल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हिटलर का हाल। हिटलर जिसने अपनी विजयों से संसार में उथल पुथल मचा दी थी, आखिर अपनी वासनाओं के कारण पराजित हुआ। उसके निजी फोटोग्राफर ह्यूगो जैगर ने उसके जो छायाचित्र लिए हैं, जिन्हें के सन 1970 में पहली बार प्रकाशित किया गया, इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि अपनी प्रारंभिक विजयों के नशे में चूर हिटलर कामातुर सुंदरियों से घिरा रहने लगा और जब वह काम विकार से आक्रांत होकर भोगों में पड़ गया था तो उसका उल्का की तरह पतन होना शुरू हुआ। एल्बर्ट स्पीयर ने हिटलर के जीवन के बारे में संस्मरण लिखे हैं। उनसे स्पष्ट हो जाता है कि हिटलर अपने को वासना और विलासिता में नष्ट करने लगा था। एल्बर्ट ने लिखा है कि हिटलर कहा करता था कि नारियां मेरी ओर आकर्षित होती है क्योंकि मैं अविवाहित हूँ। सिनेमा के एक्टर के साथ भी ऐसा ही होता है। जब वह विवाह कर लेता है तो उसमें की कोई ऐसी विभूति वह गंवा बैठता है जिसके कारण नारियां जो पहले उसकी प्रशंसा किया करती थी और उसकी ओर आकर्षित होती थी, अब नहीं होती। इतिहास साक्षी है कि हिटलर युद्ध के आखिरी दौर में ईवा ब्राउन के आकर्षण पाश में खूब फंस गया था। सन 1945 में जब हिटलर की मृत्यु हुई तो ईवा ब्राउन भी इस अंतिम यात्रा में उनकी संगिनी थी। नेक्स्ट है अभिमन्यु का उदाहरण। महाभारत को इतिहास मानने वाले लोग कहते हैं कि अभिमन्यु बहुत बड़ा वीर था। उसने कौरवों के चक्रव्यूह को अकेले तोड़ दिया था और बहुत से अतिरथियों से अकेले लड़ा था, परंतु उसके दुर्भाग्य की बात यह है कि उससे पहले वह कामाधीन होकर अपनी पत्नी के पास गया था। उस दिन उसकी पराजय और मृत्यु हो गई थी।
नेक्स्ट है इंदौर के महाराजा होलकर का राज सिंहासन गंवाना। ये किस्सा सन 1917 और उसके बाद का है। इंदौर के तत्कालीन महाराजा तुकोजी राव होलकर का अमृतसर की एक पेशावर गायिका मुमताज़ से दिल लग गया। वे उसे इंदौर में ले गए। वे उसके रूप लावण्य पर इतने मोहित हो गए कि बम्बई, मसूरी, इंग्लैंड, भानपुरा जहाँ भी वे जाते वे उसे साथ ले जाते या पहले ही उसे वहाँ पहुँचवा देते। आखिर मुमताज़ से महाराजा को एक लड़की भी पैदा हुई जो मर गई। महाराजा ने मुमताज़ और उसकी माँ वज़ीर बेगम को सदा पहरे में रखा ताकि वे भाग न जाए, परंतु आखिर सन 1924 में मुमताज़ महाराजा को छोड़ गई। किंतु राजा का दिल तो मुमताज़ में अटका था। उसके बिना उनका जीवन मुश्किल हो गया था। महाराजा ने उसे वापस लाने के लिए अपने विश्वास पात्र सेवकों को नियुक्त किया और इस कार्य के लिए उन्हें खूब पैसा भी दिया। उन्होंने कई षड्यंत्र मुमताज़ को लाने के लिए रचे। आखिर जब कोई दाव नहीं चला तो उन्होंने मुमताज़ को, जबकि वह बम्बई में ठहरी हुई थी और वहाँ के नगर निगम के एक सदस्य बावला की रखैल के तौर पर रहती थी, ज़बरदस्ती उठाकर लाने की पूरी योजना बनाई। इस योजना के अनुसार उन्होंने उस कमिश्नर की कार का पीछा किया और बम्बई के मालाबार हिल पर जब वह कार जा रही थी तो उसमें अपनी कार दे मारी। उन्होंने बावला पर आक्रमण करके उसे पूरी तरह घायल किया। वे मुमताज़ को उसकी कार से निकालकर अपनी कार में बिठाकर भाग जाना चाहते थे कि कुछ अंग्रेज़ जो किसी क्लब में खेलने के बाद लौट रहे थे गलती से उधर को मुड़ आए। परंतु जब उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक महिला पर चाकू से वार कर रहे हैं और चीख पुकार हो रही है तो वह उन आक्रमणकारियों से जूझ पड़े। गोलियां चली, छुरियों से वार भी हुआ और अंत में उनमें से एक व्यक्ति पकड़ा गया। पुलिस ने मुकदमा चलाया जिसकी चर्चा सारे भारतवर्ष में हुई। सभी जानते थे कि इंदौर के महाराजा के कहने पर ही यह सब कुछ हुआ है। 9 व्यक्तियों पर दावा किया गया था। इनमें इंदौर के महाराजा का नायब अंगरक्षक असिस्टेंट एडीसी भी था। वहाँ की खुफिया पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर भी शामिल था और इंदौर की सेना का एडजुटेंट जनरल भी था और दूसरे भी कई व्यक्ति शामिल थे। मुकदमे के फैसले के अनुसार शफ़ी अहमद, पुष्पशील पांडे और श्याम राव को फांसी की सज़ा मिली। तत्कालीन प्रिवी काउंसिल में आवेदन करने पर भी वे नहीं छूटे। देखो तो दूसरे के काम कांड में हाथ डालने वालों का यह हाल होता है तो स्वयं काम भोगी मनुष्य का जन्म जन्मांतर क्या हाल होता होगा। अंत में अंग्रेज़ सरकार ने महाराजा को सूचना दी कि अब उसकी जांच के लिए एक जांच आयोग, कमीशन ऑफ इंक्वायरी नियुक्त किया जाएगा। उन्होंने महाराजा से कहा कि वह इस कमीशन के सामने अपनी सफाई पेश करे या वे राज सिंहासन से उतर जाएं। आखिर 1 मार्च 1926 को तुकोजी ने इंदौर के राज्य सिंहासन को छोड़ना मंजूर किया। इस प्रकार न केवल महाराजा का ताज और तख्त छिन गया, बल्कि इस खोटे कर्म में जिस किसी ने भी उसका साथ दिया, उसकी सहायता की, वह भी फांसी पर लटका या बदनाम और परेशान हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है यूनान, मिस्र, रोम तथा यूरोप के इतिहास की साक्षी। यदि हम संसार के इतिहास का एक बार फिर इसी दृष्टिकोण से अध्ययन करें तो हम देखेंगे कि जो देश किसी समय सभ्यता के शिखर पर पहुंच गए थे और समृद्धशाली एवं विकसित राष्ट्र थे, बाद में उनका सर्वस्व नष्ट होने का एक कारण यह भी था कि वे विलासिता में फंस गए थे। उन्हें वासना ने दबोच लिया था। अभी थोड़ा समय पहले ही वियतनाम के युद्ध के जो परिणाम हमारे सामने आए, उनसे भी यही निष्कर्ष लेना पड़ता है। यद्यपि अमेरिका के पास सैन्य शक्ति, वैज्ञानिक साधन और अस्त्र शस्त्र आदि अत्यधिक थे, तथापि उसे निराशाजनक परिस्थितियों में वियतनाम छोड़ना पड़ा। इन सभी का एक कारण यह भी था कि अमेरिका के सैनिक विलासी थे। वे वासनाओं के चक्कर में पड़े रहते थे। अतीत की बात को एक और रखकर यदि हम वर्तमान की ओर देखें तो भी ऐसे ही निष्कर्ष सामने आते हैं। इंग्लैंड के प्यूब्लो नामक विदेश मंत्री के स्कैंडल का सभी को पता है। वासना ही ने उसके राजनीतिक जीवन का दुखद अंत कर दिया। उसे मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और विश्व भर में अपयश का विषय बनना पड़ा।
उसके कारण वहाँ के समूचे मंत्रिमंडल की जड़ें हिल गई और सारे देश पर अन्य देशों के लोग अट्टहास करने लगे। उसके बाद भी कई विशिष्ट लोगों पर ऐसे आक्षेप लगाए गए हैं, यहाँ तक कि फील्ड मार्शल मॉन्टगोमेरी पर समलैंगिक भोग होमोसेक्सुअलिटी का आक्षेप लगाया गया और विश्व युद्ध के दौरान उसके समलैंगिक आकर्षण के केंद्र व्यक्ति की मृत्यु हो जाने से उसके युद्ध कार्य में कुछ काल उदासीन होने की बात कही गई है। अभी पिछले दिनों अमेरिका के सेनेट के कुछ सदस्यों के संभोग के किस्से समाचार पत्रों में छपे हैं। इसके परिणाम स्वरूप उन सदस्यों को सेनेट से त्यागपत्र देने पड़े हैं। उनकी जो विश्व भर में अपकीर्ति हुई है सो अलग। एक सेनेट सदस्य के बारे में तो एक महिला ने कहा कि उसे उस सदस्य ने क्लर्क के तौर से अपने दफ्तर में रखा, परंतु ना तो वह टाइप जानती थी, ना कागज़ों को ठीक तरह फाइलों में लगाना। वास्तव में उसे वासना भोग के लिए रखा गया था। उससे कार्य यह लिया जाता था कि सेनेट के प्रभावशाली सदस्यों से वासनात्मक संबंध रखकर उन्हें किसी विशेष कानून को पारित कराने के लिए तैयार किया जाता था। उस महिला ने बताया कि किस प्रकार उसने दूसरों की वासनात्मक वृत्ति द्वारा उन्हें अपने प्रभाव में लाकर उन द्वारा कई कानून पास कराए। ऐसे तथा अन्य कई इस प्रकार के किस्सों का हम यदि उल्लेख करने बैठे तो पाठक ये जानकर अपने दांतों तले उंगली दबाते रह जाएंगे कि इतिहास में इस काम वासना ने जीवन में तबाही मचा दी है। आज भी राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में इस द्वारा बहुत गंदगी फैलाई जा रही है। उदाहरण के तौर पर समाचार पत्रों में यह भी प्रकाशित हो चुका है कि मानव की इस चारित्रिक कमजोरी का अनुचित लाभ उठाकर अमेरिका की प्रसिद्ध जासूसी संस्था CIA ने विश्व भर में सुंदरियों द्वारा उच्च पदासीन व्यक्तियों से वांछित समाचार पाने के लिए जाल फैलाया हुआ है। इस प्रकार हर क्षेत्र में वासना द्वारा मनुष्य को पतन का रास्ता दिखाकर उसे नरक में धकेला जा रहा है। अंग्रेजी के साप्ताहिक ब्लिट्ज में छपे लेख में तो ये बताया गया था कि अमेरिका के कितने ही प्रधान जॉनसन, निक्सन, कैनेडी इत्यादि बुरी तरह काम विकार का शिकार थे। इधर भारत में मंदिरों में देवदासियों के साथ कुकर्म किए जाते रहे हैं। आज भी यहाँ कई मंदिरों पर भी अश्लील मूर्तियाँ बनी हुई हैं, देखी जा सकती है। कई पंडे और पुजारियों के काले कारनामे भी समय समय पर प्रकाशित होते रहते हैं। यदि यहाँ के उच्च न्यायालयों द्वारा निर्णय किए गए मुकदमों के ब्यौरे को पढ़ा जाए तो उनमें से कितने ही मुकदमे काम वासनाओं से संबंधित मिलेंगे। कितनों ही को काम ने विवेकहीन एवं अज्ञानंद बना दिया है। उन मुकदमों का हाल पढ़ने से मालूम होगा कि आज तक करोड़ों कुटुंब कामाग्नि के कारण तबाह हुए हैं। पिछले दिनों आंखों के विशेषज्ञ डॉक्टर जैन तथा उनकी प्रेमिका चंद्रेश शर्मा के तथा लखनऊ के डॉक्टर गौतम के जो समाचार प्रकाशित हुए वे इस स्थिति का एक उदाहरण है। इस प्रकार विश्व का इतिहास, समाचार और विचार हमें पुकार कर कह रहा है कि लोगों देखो, कितने ही बड़े बड़े महाराजाओं के राज्य इस काम विकार के कारण छिन गए, कितने ही देश विलासिता के कारण छिन्न भिन्न हो गए और कितने परिवार इसके कारण दुखित हुए। ये विकार मनुष्य के बल, पराक्रम, यश, राज्य भाग्य इत्यादि को छीनने वाला है। यह उसकी बुद्धि को मलिन बनाने वाला तथा सफलता एवं सिद्धि से वंचित करने वाला है। अतः अब तो इस विकार को छोड़कर महान बनो, वरना इस अंतिम पुकार को ना सुनने से समय तुम्हारे नाम निशान को भी मिटा डालेगा। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रह्मचर्य का पालन क्यों, चिकित्सा विज्ञान और विवेक क्या कहते हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।